हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। अब जो पिछले जो अपनी क्लास थी, पिछला वीडियो था, उसमें था वो उर्वरक का पार्ट 1 और उसमें आपको बताया गया था कि जो नाइट्रोजन धारी उर्वरक है उनके बारे में आपको डिटेल से बात हुई थी अपनी। अब अपन बात करेंगे फास्फोरस युक्त उर्वरक और उनमें कौन कौन से हैं, उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। उसमें दूसरा देखते हैं अपन फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस जो युक्त उर्वरक है, इनका प्रयोग सामान्यतः कब किया जाता है? यदि अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो उर्वरक है वो ज्यादा गतिशील होते हैं और उनका प्रयोग है वो अपन पानी छिड़काव के रूप में भी कर सकते हैं या फिर अपन टॉप ड्रेसिंग के रूप में या छिड़काव के रूप में किसी भी रूप में कर सकते हैं। लेकिन अपन बात कर रहे हैं जैसे फास्फोरस युक्त उर्वरक की, तो ये क्या होते हैं कि मृदा में क्या है, अचालक होते हैं, अगतिशील होते हैं। तो इसका नेचर क्या होता है? मृदा में अचालक या अगतिशील गतिशील उर्वरक है। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगतिशील उर्वरक है तो इनको किस प्रकार दिया जाता है? यदि गतिशील उर्वरक होता है तो इनको अपन घोल के रूप में घोल करके या फिर अपन क्या करते हैं कि छिड़काव के रूप में दे सकते हैं। यदि बात आती है अगतिशील की या अचालक की, तो इन उर्वरकों का प्रयोग अपन डायरेक्ट खड़ी फसल में नहीं करके और इनका प्रयोग कैसे करते हैं? अपन ऊर करके, जमीन में ऊर करके करते हैं। जैसे मान लो कि ये जमीन की सतह है तो अपन क्या करते हैं कि फास्फोरस युक्त उर्वरक है, इनको यहाँ पे जमीन पे अपन डालते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखनी है आपको कि जो उर्वरक फास्फोरस युक्त उर्वरक डाला गया है वो नीचे की ओर डाला जाता है, फिर उसके बाद में है वो बीज है वो उस उर्वरक के दाने के ऊपर होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 या 3 सेंटीमीटर वो है ऊपर की ओर दाना डाला जाता है, ना कि उससे नीचे। और इसके पास में भी डालना है वो लाभप्रद नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जैसे ही दाना है वो पानी का अवशोषण करेगा, जल का अवशोषण करेगा और वो जर्मिनेट होगा तो क्या होगा कि जो उर्वरक है वो घुलेगा और घुलते क्या होगी, इससे हीट निकलेगी और हीट निकलने से क्या होता है कि जो बीज है वो नाजुक होगा और उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, अंकुरण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको नीचे की ओर ज्यादा गहराई पर उड़ते हैं बीज के बजाय। तो इसका जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या है कि जो फास्फोरस युक्त उर्वरक है उनकी बुआई उड़कर की जाती है ना। इनकी जो बुआई है, जितने भी फास्फोरस युक्त उर्वरक है उनकी बुआई करते हैं तो कैसे करते हैं? अपन उड़ करके करते हैं जमीन में, जमीन की सतह पर या घोल के रूप में नहीं देते। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण में पहला कौन सा है? जल में घुलनशील उर्वरक। तो जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन कौन से है? इसका मतलब ये है कि वह उर्वरक जो जल में इजीली घुल जाए या जो घोल बनाते हैं उसमें घुल जाए, है ना। तो इस प्रकार के जो उर्वरक होते हैं वो जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील प्रकृति के होते हैं अब इसके अलावा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज है? एग्जाम्पल है, इसके नाम से ही पता चल रहा है जल में घुलनशील, इसका मतलब जल में घुलनशील है, इस पर ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद क्या करना है? एग्जाम्पल याद करना है। जैसे अपन बात करते हैं एसएसपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये क्या है? ये सबसे सस्ता भी है और सबसे पहले भी बनाया हुआ उर्वरक है या निर्मित उर्वरक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन डीएसपी, उसके बाद में टीएसपी और उसके बाद में डीएपी। तो इस प्रकार के उर्वरक है जिनके एग्जाम्पल अपन जल में घुलनशील के रूप में ले रहे हैं। अब इसके यदि अपन बात करते हैं इसमें कौन कौन से पोषक तत्व है उनकी, यदि अपन बात करते हैं कि फास्फोरस है वो कितना परसेंट है, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है उसमें फास्फोरस है वो 16% है। ठीक है, फास्फोरस है वो कितना परसेंट है? 16% है। और इसके अलावा इसमें और भी जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कैल्शियम की तो कैल्शियम है वो है 19%,
इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, सल्फर की। तो 12% है वो सल्फर पाया जाता है। कहने का मतलब है इसमें कितने उर्वरक होते हैं, इसमें 3 पोषक तत्व होते हैं। और इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं डीएसपी की, तो डीएसपी क्या है, डबल, जो सिंगल सुपर फॉस्फेट था ये है डबल सुपर फॉस्फेट, ये है ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये है डीएपी जो है डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इसमें क्या है, फॉस्फोरस इसका डबल कितना होता है, 32% फॉस्फोरस होता है। इसमें कितना होता है, 48% फॉस्फोरस होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना, ज्यादातर ये इसको पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या है कि 2 कंटेन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो आपने प्राथमिक पढ़े होंगे, बहुत ही इजी कंटेन है, लेकिन इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। जैसे इसमें एन है वो कितना है, एन 18% है, और फॉस्फोरस वो कितना है, 46% है वो फॉस्फोरस। अब अपन यहाँ पे ध्यान करते हैं, यहाँ पर भी 46% फॉस्फोरस है, और अपन जो यूरिया में पढ़ रहे थे वहां पर भी 46% क्या है, फॉस्फोरस की जगह नाइट्रोजन है। अब कंफ्यूज ये होते हैं कि सामान्यतः क्या है, 46% है, वो दोनों में पैरेलल है, इसीलिए क्या है कंफ्यूज होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको ढंग से लर्न करना है, ढंग से याद करना है, ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें यदि क्वेश्चन बनता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएपी, इसमें क्वेश्चन सामान्यतः बनता है तो वो बनता है फॉस्फोरस का। ऐसे बनता है कि निम्न में से डीएपी में फॉस्फोरस कितनी % है, तो आपके पास ऑप्शन आएंगे 18, 46 या इसके अलावा 16, 32। तो आपको ये वहां कंफ्यूज आप ये होगे कि यूरिया में भी 46% था नाइट्रोजन और इसमें भी 46% हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अपन वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 18 था 46 था। तो आपको ध्यान रखना है कि 46% ही इसमें फॉस्फोरस पाई जाती है। ये एग्जांपल है, ये आपको ध्यान में रखने। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे वो है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। जो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं ये घुलनशील इनकी प्रकृति होती है, इसके हिसाब से इनको क्लासिफाई वर्गीकृत किया गया है। अब दूसरा है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील जो ये उर्वरक होते हैं, ये क्या होता है कि साइट्रिक अम्ल का घोल बना लिया जाता है और उसमें इसको डालने पे ये इजीली घुल जाते हैं, तो इसको साइट्रिक अम्ल में घुलनशील उर्वरक कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा उर्वरक का, जो ये जल में घुलनशील हो गया। दूसरा, तीसरा कौन सा है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अब इसमें कौन कौन से हैं, वो एक तो एग्जाम्पल है वो है बेसिक स्लेग, बेसिक स्लेग, ये किसका एग्जाम्पल है, ये है साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसमें कितना होता है, पी 14 से 18% पी होता है। कितना होता है दोस्तों, 14 से 18% इसमें क्या होता है, फास्फोरस होती है। इसके अलावा डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये भी क्या है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है। और इसमें कितनी होती है, 20 से 40% है वो फॉस्फोरस होती है। तो इस प्रकार साइट्रिक अम्ल में घुलनशील। अब तीसरा है वो कौन सा वर्गीकरण है, वो दोस्तों इन दोनों का कंबाइन है, पहले जल में घुल गया, अब साइट्रिक अम्ल में घुल गया, अब हर में फॉस्फोरस घुल नहीं सकता, इसलिए वह उर्वरक जो जल में भी अघुलनशील हो, साइट्रिक अम्ल में भी अघुलनशील हो, वो किस प्रकार के हैं। तो तीसरे की अपन बात करते हैं तो वह है जल व साइट्रिक अम्ल, जल व साइट्रिक अम्ल में अघुलनशील, अघुलनशील, ठीक है, जो जल में भी ना घुले और साइट्रिक अम्ल में भी नहीं घुले। तो इस प्रकार के जो उर्वरक होते हैं वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। इसमें है जो रॉक फॉस्फेट है, एक तो एग्जांपल है वो है रॉक फॉस्फेट। इसके अलावा है बॉन्ड मील, ठीक है। जो रॉक फॉस्फेट है ना वो अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोगी है, अम्लीय मृदाओं के लिए उपयोगी, ठीक है।
और बोन मील का क्या मतलब होता है, ये है हड्डी का चूरा, है ना। रॉक फॉस्फेट, ये देखो एग्जांपल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल है वो किसमें पूछा गया था, सुपरवाइजर में पूछा गया था, जो 2015 वाला सुपरवाइजर था, जो 18 वाला, हाँ 19 वाला जो सुपरवाइजर था, इसमें एग्जांपल पूछा गया था कि जो जल व साइट्रिक अम्ल में घुलनशील निम्न में से कौन सा उर्वरक है। तो आपको ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ये हो गए अपने जो फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं रॉक फॉस्फेट में, तो रॉक फॉस्फेट में है वो पी कितनी है, ये है 20 से 30%। कितनी है विद्यार्थियों, कितनी है 20 से 30%। और बॉन्ड में भी कितनी है, इसमें भी कितनी है 20 से 30%। ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं अपन पोटासिक उर्वरक या पोटेशियम युक्त उर्वरक, है ना, इनका वर्गीकरण, है ना। तीसरा वर्गीकरण है वो है पोटासिक युक्त उर्वरक, ठीक है। पोटासिक युक्त उर्वरक है, इसमें क्या हो जाती है कि पोटास पाई जाती है। इसमें पहला है वो कौन सा है, क्लोरीन युक्त, क्लोरीन युक्त उर्वरक, है ना, जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो। कहने का मतलब है वो क्लोराइड आयन हो, उसमें उपस्थित हो, तो उसको बोलते हैं क्लोरीन युक्त उर्वरक। और इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं कि क्लोरीन मुक्त एक दूसरा है। इसके अलावा एक यहाँ पे एक पॉइंट और है कि भारत द्वारा है वो पोटासिक उर्वरक है वो पूर्णतया जो आयात किया जाता है। यदि अपन बात करते हैं पोटासिक उर्वरक कहाँ से, कौन से देश से आयात करते हैं, तो जो कनाडा है वहां से आयातित किया जाता है, ठीक है। तो कनाडा है वहां से है वो पोटासिक उर्वरक है वो आयातित किया जाता है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं क्लोरीन युक्त उर्वरक। देखो क्लोरीन युक्त उर्वरक है, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। और क्लोरीन युक्त उर्वरक है उसको क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए इसको क्लोरीन युक्त उर्वरक कहते हैं। और ये क्या होते हैं कि जैसे KCl, ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, वो है म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, ठीक है, MOP भी कहते हैं। और इसमें है वो पोटास कितनी पाई जाती है दोस्तों, ये होती है 60%। कितनी होती है, 60% होती है। अब इसका एक जो नेचर है वो प्रकृति है वो इस प्रकार है, क्योंकि इसमें ये क्या है कि ये सभी फसलों के लिए उपयोगी है KCl, और सभी के लिए ज्यादातर ये दिया जाता है। लेकिन कई फसलें हैं जो स्टार्च वाली होती है, या सोलेनेसी कुल की बोल सकते हैं अपन, जो स्टार्च वाली है, तंबाकू है, इन फसलों में क्या होता है इस उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है कि वह कौन सी फसलें हैं, या ऐसे पूछा जाए कि स्टार्च, है ना, स्टार्च व तंबाकू फसलों के लिए उपयोगी नहीं, ठीक है, तंबाकू वाली फसलों के लिए उपयोगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है कि इनकी क्वालिटी, जो क्लोराइड आयन है, उस क्लोराइड आयन से क्या होगा, जो तंबाकू की जो पत्तियां हैं उसकी क्वालिटी क्या है कि जो बर्निंग एबिलिटी होती है, जो अच्छी क्वालिटी की तंबाकू बनती है, ये नहीं बन पाएगी। किसके कारण, क्लोरीन के या क्लोराइड आयन के कारण। इसलिए इसको स्टार्च और तंबाकू वाली जो फसलें हैं इनमें, या सोलेनेसी कुल की जो फसलें होती है उनमें क्लोराइड आयन का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। अब इसके अलावा दूसरी बात करते हैं अपन, वो करते हैं क्लोरीन मुक्त उर्वरक, है ना, दूसरा क्लोरीन मुक्त उर्वरक। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें ये है जो क्लोरीन मुक्त उर्वरक है इसमें क्लोराइड आयन नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा आयन होता है वो सल्फाइड आयन होता है, सल्फेट होता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आते हैं K2SO4। K2SO4 को क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटेशियम
सल्फेट, क्या बोलते हैं, पोटेशियम सल्फेट या फिर सल्फेट ऑफ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास भी इसको कहा जाता है। अब बेटा अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि जो क्लोरीन युक्त उर्वरक है उसमें पोटास कितनी परसेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब इनमें कंफ्यूज वाली चीज ये है, यहाँ पे तो 60% है और यहाँ पे कितनी परसेंट है। यदि अपन बात करते हैं किसकी, केटोएसओ4 की, केटोएसओ4 में ये कैसा बना हुआ है दोस्तों, बेटा ये कैसा बना हुआ है, 50 की जैसे, 50 की जैसे, और ये एसओपी भी कैसे बना हुआ है, ये भी 50 की जैसे बना हुआ है। इसलिए इसमें के कितना है दोस्तों, इसमें है 50%। तो आपको ध्यान रखना है कि केटोएसओ4 या सल्फेट ऑफ पोटास में के कितना है, 50% है। अब इनका प्रयोग की बात करते हैं तो स्टार्च व तंबाकू की फसल के लिए उपयोगी। तो इसमें क्या करते हैं कि जो क्लोराइड आयन है ये क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है, तो इसकी जगह पर कौन सा लेते हैं, जो क्लोरीन युक्त उर्वरक है, K2SO4 है, पोटेशियम सल्फेट है या सल्फेट ऑफ पोटास है। ये समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करेंगे एक और है इसके अलावा KNO3, ये इसी में आता है, पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें क्या होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें के कितना होता है, इसमें के नियर अबाउट होता है 46 से 48%, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ये हो गए पोटेशियम युक्त उर्वरक। यदि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में से है वह कौन से उर्वरक है जिनको उड़ करके दिया जाता है, तो ऑप्शन आएंगे जैसे जैसे नाइट्रोजन, दूसरा आएगा फॉस्फोरस, तीसरा आएगा पोटासिक और चौथा आएगा बी और सी। तो आपको क्या करना है, बी और सी। सामान्यतः फॉस्फोरस और जो पोटासिक युक्त उर्वरक होते हैं उनको जमीन में उड़ करके दिया जाता है, और सामान्यतः नाइट्रोजन युक्त जो उर्वरक होते हैं इनको अपन किस विधि से देते हैं, छिड़काव विधि से, या अपन उड़ करके भी देते हैं, या इसके अलावा अपन क्या करते हैं कि फोलियर स्प्रे, पानी छिड़काव के रूप में भी अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो उर्वरक का वर्गीकरण है ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अपन बात करेंगे इसके कुछ जो टर्मिनोलॉजी है इसकी बात करेंगे। वर्गीकरण में ही है ये, जिसे एकल उर्वरक किसे कहते हैं, है ना, इनके अलग अलग नाम है, ये वर्गीकरण में ही है। तो इसके बारे में देखते हैं अपन इनके एग्जाम्पल और इसमें पाए जाने वाला कंटेंट, मात्रा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एकल उर्वरक। एकल उर्वरक जो स्ट्रेट फर्टिलाइजर है इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, एकल उर्वरक किसे कहते हैं, वह उर्वरक जिसमें केवल एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, एकल उर्वरक। तो इसमें क्या होता है, एक ही प्राथमिक पोषक तत्व, जैसे या तो N या फिर P या K, इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई भी एक है प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाए उसे एकल उर्वरक कहते हैं। एक ही प्राथमिक पोषक तत्व का पाया जाना, तो इस प्रकार है उसे एकल उर्वरक या स्ट्रेट उर्वरक कहते हैं। अब एग्जाम्पल है, जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूरिया, यह आपने बहुत बार नाम सुना होगा। अब दोस्तों ये बताओ, यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है, 46%। कितनी होती है, 46% क्या है, N है, ठीक है। इसके अलावा P क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, K क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो एक ही प्राथमिक पोषक तत्व पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, एकल उर्वरक या स्ट्रेट उर्वरक कहा जाता है। अब उसके बाद में दूसरी जो हेडिंग है उसकी बात करते हैं, वो है जटिल उर्वरक। जटिल उर्वरक किसे कहते हैं, वह उर्वरक जिनमें दो प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हों, जिनमें दो प्राथमिक प्राइमरी पोषक तत्वों की उपस्थिति, है ना, जो प्राथमिक पोषक तत्व है उनकी दो प्राथमिक पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है उसको क्या कहते हैं, जटिल उर्वरक। जैसे
एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो है डीएपी, है ना। अब डीएपी में क्या है, एन कितना है, पी कितना है, के कितना है, ये बताओ। डीएपी में आपको पहले ही बताया था, कंफ्यूज होने वाली चीजें याद रखना। डीएपी में एन कितनी है 18%, पी कितनी है 46% और के कितनी है कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें कितने हैं, 2 प्राथमिक पोषक तत्व पाए गए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जटिल उर्वरक। ये समझ में आ रहा है आपको। अब फिर अपन बाद में बात करते हैं वो तीसरी हेडिंग की, वो है संयुक्त उर्वरक। कौन सा है, संयुक्त उर्वरक, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। अब इसमें क्या होता है कि तीनों प्राथमिक पोषक तत्व, तीनों प्राथमिक पोषक तत्वों की उपस्थिति। अब इसमें क्या है कि तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयुक्त या जटिल, वो संयुक्त या कॉम्प्लेक्स उर्वरक। जैसे एग्जांपल है वो है नाइट्रोफॉस्फेट, नाइट्रोफॉस्फेट। तो नाइट्रोफॉस्फेट में है वो तीनों प्रकार के एनपीके पाए जाते हैं। इसी प्रकार ये एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपन बात करते हैं और हेडिंग की है, वो है न्यून विश्लेषण उर्वरक, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। ये क्या होते हैं, है ना, न्यून विश्लेषण उर्वरक। ये वह उर्वरक होते हैं जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व है, जिनका प्राथमिक पोषक तत्वों का योग है वो 25% से यदि कम होता है तो उन उर्वरकों को क्या कहते हैं, न्यून विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। यदि उसमें 25% से ज्यादा प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है तो उनको क्या कहते हैं डियर, उच्च विश्लेषण उर्वरक कहते हैं। इसमें क्या, इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि 25% है प्राथमिक पोषक तत्वों के योग की उपस्थिति, है ना, की उपस्थिति, ठीक है। 25% से कम प्राथमिक पोषक तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, न्यून विश्लेषण उर्वरक, लो एनालिसिस उर्वरक। जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल की, एग्जांपल में है सिंगल सुपर फॉस्फेट। यदि सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, पी कितना है, पी दोस्तों 16% ही है। और क्या था, कैल्शियम था, सल्फर था। लेकिन कैल्शियम और सल्फर किसमें आता है, आपको पहले भी न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में बताया था, कैल्शियम और सल्फर किसमें आता है, सेकेंडरी एलिमेंट और द्वितीय पोषक तत्वों में आता है। इसीलिए प्राथमिक केवल एक ही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं। और ये कितने परसेंट है, 16% है, 25 से भी कम है, इसलिए इसको न्यून विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। अब उसके बाद में बात करते हैं तीसरा, वो है उच्च विश्लेषण उर्वरक, उच्च विश्लेषण उर्वरक। जिन उर्वरकों में 25% से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व है, पोषक तत्वों के योग की उपस्थिति। कहने का मतलब यह है कि प्राथमिक पोषक तत्व का योग है वो कितना हो, यदि 25% से अबव होता है उसको क्या कहते हैं, उच्च विश्लेषण उर्वरक, उसको हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर कहा जाता है दोस्तों। अब एग्जांपल देखते आओ। अब ये एग्जांपल में अपन बात करते हैं, जैसे मान लो कि डीएपी, ठीक है। अब डीएपी में क्या है, डीएपी में है वो एन कितना है, एन है वो कितना है 18%। और पी कितना है, पी है 46%। और के कितना है, के नथिंग है, कुछ भी नहीं है ना। अब क्या है कि प्राथमिक पोषक तत्व तो एनपीके ही तो है, ना पीके, है ना। अब या नाप तोल के, है ना। अब अपन बात करते हैं के है नहीं, है ना। अब इनका योग की बात कर रहे थे, देखो योग, ये शब्द आया योग, इनको अब जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये अपन इसका जोड़ करते हैं तो ये होते हैं 46%। इसका मतलब ये क्या है कि 25% से ऊपर है। यदि अपन बात करते हैं 18 की प्राथमिक पोषक तत्व तो भी लोग में आते हैं, 46% की बात करते हैं तो ये एवरेज आता है, लेकिन इसका योग भी वैसे 46 से अबव आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उच्च विश्लेषण उर्वरक कहा जाता है। ये हो गए अपने कुछ पॉइंट जो
आईसीआर और बीएचयू से संबंधित है, और इसके अलावा ज्यादा डिटेल इसमें अपने को देखनी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये है कि मैं जो अपने को सिलेबस करवाया जा रहा है और इससे नियर अबाउट है मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपको रिपीट मिलेंगे, और इससे जो आने वाले क्वेश्चन है वो ये है कि इसी कोर्स से बाहर नहीं रहेंगे। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो करते हैं उर्वरक देने की विधियां, है ना, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर या फर्टिगेशन, उर्वरक देने की विधियां। ठीक है, अब विधियों में अपन सामान्यतः बात करते हैं, पहली है वो है छिड़काव विधि। छिड़काव विधि, ब्रॉडकास्टिंग, है ना, अपन उर्वरक वैसे उठाते हैं, कोई भी जो खाद उठाई और बिन छिड़क दिया, ये विधि निकाय गया है, ये विधि निकाय छिड़काव विधि, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इस विधि में सर्वाधिक किस चीज का प्रयोग करते हैं भाई, आप छिड़काव का को करा साधारणतः यूरिया को करा, तो इस विधि में सर्वाधिक प्रयोग है वो यूरिया का किया जाता है, या अपन ऐसे कहते हैं कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग, है ना, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस विधि में इसको छिड़काव विधि कहते हैं। छिड़काव विधि में क्या किया जाता है, खड़ी फसल में अपना हाथ से बुरखाव या छिड़काव करते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं, छिड़काव विधि। समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा दूसरा है वो है टॉप ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग, और एक वर्ड और आएगा वो है तीसरा है बेसल ड्रेसिंग, बेसल ड्रेसिंग। ठीक है, अब क्या होता है कि टॉप ड्रेसिंग में क्या है, टॉप ड्रेसिंग, टॉप यानी क्या होता है ऊपर, भाई टॉप यानी क्या होता है, वो टॉप पे है बच्चा, ऊपर है ना, या टॉपर स्टूडेंट जो हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपना खेत है, इसमें फसल है वो ग्रो है, फसल उगी हुई है। अब इस फसल में क्या है, खड़ी फसल में जो उर्वरकों को दिया जाता है वो किस में आते हैं, वो सभी किस में आते हैं, वो सभी टॉप ड्रेसिंग में आते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग की परिभाषा क्या है, खड़ी फसल में उर्वरक का देना, खड़ी फसल में उर्वरक देना। ठीक है, ये सामान्यतः छिड़काव विधि से देते हैं, और इसमें कौन से उर्वरक आते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में बेसल ड्रेसिंग, बेस बनाते हैं ना, बेस, बेस का मतलब क्या है, नीचे की ओर, है ना, उसका जो नींव मजबूत होती है ना। तो बेसल ड्रेसिंग में क्या होता है कि उर्वरकों का उड़कर देना, है ना, उर्वरकों को पहले और खड़ी फसल से पहले ही उड़कर देना, वो क्या कहलाता है, बेसल ड्रेसिंग। तो ये टर्म समझ में आ गई होंगी। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी इसी से जुड़ी हुई है। इसमें है जैसे एक है टर्मिनोलॉजी फर्टिगेशन, क्या है ये, फर्टिगेशन है। अब फर्टी किससे बना है, फर्टिलाइजर उर्वरक से, और गेशन किससे बना है, सिंचाई की इरिगेशन से। तो इसमें क्या कहेंगे अपन, जल के साथ उर्वरक को देना, जल के साथ उर्वरकों को देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन। जल, सिंचाई जल के साथ में उर्वरक देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है, या जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है डियर, फर्टिगेशन। अब आप इसके अलावा अपन बात करते हैं, फर्टिगेशन के अलावा है एक शब्द और है, वो है नाइट्रोगेशन। नाइट्रोगेशन कहने का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन युक्त, है ना, नाइट्रोजन उर्वरकों को सिंचाई जल के साथ देना, सिंचाई जल के साथ देना क्या कहलाता है, नाइट्रोगेशन। अब इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं केमिगेशन, केमिगेशन ये क्या होती है, उर्वरकों को जल के साथ केमिकल को, रसायनों को, है ना, रसायनों को सिंचाई जल के साथ देना, सिंचाई जल के साथ देना। है बेटा, ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वो है हर्बिगेशन। हर्बिगेशन
तो ये हर्बी, हर्बी शब्द कहाँ से आया, हर्बिसाइड, है ना। हर्बी का मतलब क्या होता है, जैसे अपन खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए जो भी जिस भी अपन रसायन का प्रयोग करते हैं वो सभी किसमें आते हैं, वो हर्बिसाइड कहलाते हैं, और उससे लिया गया है हर्बिगेशन। तो अपन क्या कहेंगे इसको, खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी को सिंचाई जल के साथ देना, सिंचाई जल के साथ देना। तो इस प्रकार ये जो 4 टर्म है ये आपको समझ में आ गई होगी। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ये सभी ये ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर से बनी हुई है, ये सब इरिगेशन सभी में सेम आ रहा है, सिंचाई जल के साथ देना ही है। ये फर्टिलाइजर हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये रसायन हो गया, और ये शाकनाशी हर्बिसाइड हो गया। ये समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे स्टार्टर डोज, है ना। और स्टार्टर डोज के अलावा अपन कुछ जो और टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में देखते हैं। देखो स्टार्टर से आप समझते हो, अपन कोई भी गाड़ी, बाइक है या कोई भी चीज अपन क्या करते हैं, किसी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने का मतलब क्या होता है, उसको रन करना, चालू करना, है ना। जैसे अपन बात करेंगे स्टार्टर डोज की, तो ये क्या होती है ना, स्टार्टर डोज। अब ये क्या होता है कि ज्यादातर जनरली किसके लिए काम में ली जाती है, दलहनी फसलों के लिए काम में ली जाती है। तो दलहनी फसलों को बुआई के समय या शुरुआती अवस्था में देना, है ना, स्टार्टर डोज कहलाता है। ठीक है। जो दलहनी फसलों को स्टार्ट करने के लिए या शुरू करने के लिए जो डोज दी जाती है उसको क्या कहते हैं, स्टार्टर डोज कहते हैं। स्टार्टर डोज कितनी है दलहनी फसलों की, अभी पिछली बार बताया था ना आपको, अनुपात कितना है एनपीके का, एनपी और के का अनुपात क्या है, 1, 2 और 1 अनुपात है ना। ये है स्टार्टर डोज। अब उसके बाद में एक शब्द आता है बैंड प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, लाइन, है ना, लाइनों या कूड़ में उर्वरकों को देना। ठीक है। इसमें होता क्या है कि बैंड प्लेसमेंट पे, जैसे ये अपनी लाइनें हैं और इस लाइनों में ऐसे फसल है ना, या तो अपन पौधे के पास में उर्वरक डाल देते हैं, ठीक है, या इस कूड़ के अंदर उर्वरक डाल देते हैं ना। इस प्रकार की जो उर्वरक देने की क्रिया होती है उसको बैंड प्लेसमेंट कहा जाता है। अब अपन बात करें कि जो खड़ी फसल में नाइट्रोजन का निर्धारण कैसे करें ना, खड़ी फसल में नाइट्रोजन का निर्धारण, ये कैसे पता चले कि अपने नाइट्रोजन की कमी है या नाइट्रोजन कितनी है खड़ी फसल में। पहला एक आता है, वो आता है LCC, इसको बोलते हैं लीफ कलर चार्ट, है ना। लीफ कलर चार्ट आता है एक, जिससे क्या किया जाता है, नाइट्रोजन का निर्धारण करने के लिए काम आ जाता है ना। नाइट्रोजन के निर्धारण में उपयोगी, है ना, नाइट्रोजन के निर्धारण में उपयोगी कौन सा है, LCC लीफ कलर चार्ट काम आता है ना। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसमें किया गया था, यह भी पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम उपयोग है वो किसमें किया गया था, ये धान में इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। सबसे पहले उपयोग किस फसल में किया गया था, धान में। अब उसके बाद में दूसरा है, वो है स्पेडोमीटर, है ना। ये मीटर क्या काम आता है, ये भी क्या होता है, नाइट्रोजन निर्धारण में उपयोगी। तो ये नाइट्रोजन निर्धारण करने के लिए ये मीटर काम में लिए जाते हैं। अब इसके बाद में एक और चीज आती है, वो आती है फिलर। ये क्या होता है ना। देखो फिलर का मतलब ये होता है कि अपने जो उर्वरक है
इनका अपन प्रयोग कर रहे हैं या जो उर्वरक बनता है उस बनते समय क्या है कि जो पोषक तत्वों की मात्रा वो तो 100% नहीं है ना, तो 100% नहीं है तो उस जो पोषक तत्वों की मात्रा है इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलाया जाता है, कौन सी चीज मिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, फिलर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी, पोषक तत्वों के अलावा, पोषक तत्वों के अलावा मिलाया जाने वाला पदार्थ है ना, पोषक तत्वों के अलावा जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है वो क्या कहलाता है, फिलर। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। एग्जाम्पल जैसे मान लो कि यूरिया है और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है आपको पता है, कितनी है दोस्तों, 46%। अब 46% है वो नाइट्रोजन है। अब इसको 100% की बात करते हैं तो 100 में से है वो 54% है, वो क्या है, ये तो प्योर नाइट्रोजन है 46%। अब जो 54% है, जो 54% है वो पार्ट क्या है, वो है फिलर। अब ये फिलर क्या होता है कि फिलर कुछ पार्ट हो सकता है, जैसे मान लो राख हो सकती है ना, या फिर लकड़ी का चूरा हो सकता है, लकड़ी का चूरा। तो इस प्रकार का जो कोई भी इनर्ट मटेरियल होता है ये इसमें डाला जाता है और इसकी क्वांटिटी को 100% बनाया जाता है इस फिलर की सहायता से, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फिलर कहते हैं। अब इसके अलावा अपन बात करेंगे वो रहेगा थायोयूरिया। थायोयूरिया, अब थायोयूरिया है, ये आपने नाम सुना ही होगा। थायोयूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NH2 अब ये क्या काम आता है वो आपने पहले भी कहीं ना कहीं सुना होगा इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे आलू की सुसुप्त अवस्था तोड़ने हेतु और इसकी मात्रा कितनी लेते हैं, 1%। ठीक है, 1% मात्रा है वो आलू की सुस्त अवस्था तोड़ने के लिए क्या काम में किया जाता है, थायोयूरिया। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन है, वो बीएचयू में पूछा गया था दोस्तों। किसमें पूछा गया था, बीएचयू में। कब ये पूछा गया था, 2018 में। तो आपको इतना ध्यान रखना है, थायोयूरिया है। या फिर ऐसा पूछा जाता है कि आलू की सुस्त अवस्था तोड़ने के लिए निम्न से कौन सा जो उर्वरक है वो काम में लिया जाता है। अब इसके अलावा अपन बात करते हैं, वो करते हैं कि जो यूरिया है इसका प्रयोग अपन तिलहनी फसलों में भी करते हैं। तिलहनी फसलों में सल्फर की पूर्ति हेतु उपयोग में लेते हैं। तो सल्फर की पूर्ति तिलहनी फसलों में है वो आवश्यक है, सल्फर है ना, क्योंकि किसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ये है वो तेल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए वो सल्फर अति आवश्यक है। तो सल्फर की यदि कमी हो जाती है तो अपन किसका यूज करते हैं, थायोयूरिया का यूज करते हैं। और थायोयूरिया की मात्रा है वो इसमें कितने लेते हैं, 0.1% काम में लेते हैं फोलियर स्प्रे के रूप में। तो इस प्रकार है वो अपना पोषक तत्वों का चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और इसको है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और इसके अलावा ये पूरा चैप्टर है जो आपको बताया गया है, इससे बाहर है वो क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं रहती है। और मैं आपको मैक्सिमम पार्ट है या मैक्सिमम मैटर है मैं आपको इसमें और शॉर्ट में और बढ़िया तरीके से आपको समझा चुका हूं। और इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट के फॉर्म में या पर्सनली कॉल करके आप बता सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अब अपन आगे है वो क्लास लेके आएंगे, तो अपने आगे वाली क्लास में बात करते हैं। वो क्लास रहेगी अपनी खरपतवार की और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आपका, जो आप है इस वीडियो के साथ में बने रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।